Hello, my dear friends. Welcome to our channel Be Nice for Better Life. आज हम अपने भारत के संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार के बारे में विस्तृत से यानी कि डिटेल से जानकारी लेंगे, जो कि व्यक्तिगत, सामाजिक और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होता है। वैसे भी हम भारत के सभी नागरिकों को अपने मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट को जानना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए फंडामेंटल राइट से जुड़े सभी बिंदुओं को वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मौलिक अधिकार का अर्थ। मौलिक अधिकार का अर्थ क्या होता है? मौलिक अधिकारों से तात्पर्य वे अधिकार जो व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होते हैं, इन्हें राज्य या समाज द्वारा प्रदान किया जाता है तथा इनके संरक्षण की व्यवस्था की जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 10 दिसंबर 1948 को वैश्विक मानवाधिकार की घोषणा की गई। इसलिए प्रत्येक 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। मौलिक अधिकार जो कि संविधान के पार्ट 3 में उल्लेखित है, यह मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। अब हम देखते हैं भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार क्या क्या हैं। वन बाय वन इसको हम लोग देखते हैं। संविधान के भाग 3 में सन्निहित अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों के संबंध में जानकारी दी गई है, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार सरकार को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अतिक्रमण करने से रोकने के लिए नागरिकों के अधिकारों की समाज द्वारा अतिक्रमण से रक्षा करने का दायित्व भी राज्य पर डालते हैं। संविधान द्वारा मूल रूप से 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे, जिसमें से पहला था समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा संस्कृति एवं शिक्षा की स्वतंत्रता का अधिकार, छठा संपत्ति का अधिकार और सातवां संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये मूल संविधान में दिए गए थे, परंतु संपत्ति के अधिकार को अब हटा दिया गया है और अभी हमारे 7 मूल अधिकार हैं। अभी हमारे 6 मूल अधिकार हैं। इसमें आगे बताता है संपत्ति के अधिकार को 1978 में 44वें संशोधन द्वारा संविधान के 3 भाग से हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। पहला हम देखते हैं समता या समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक दिया हुआ है। अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत निम्न अधिकार कानून की समक्ष समानता ब्रिटेन के संविधान से उद्गृत है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता। इसका अर्थ यह है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान ढंग से लागू करेगा। अनुच्छेद 15 बताता है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव का निषेध। राज्य के द्वारा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी, अपवाद में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग को छोड़कर। आगे देखते हैं अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए इसमें दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अनुच्छेद 18 बताता है उपाधियों का अंत। सेना या विधा संबंधी सम्मान के सिवाय अन्य कोई भी उपाधि राज्य सरकार द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा।
हमारा दूसरा जो अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक उल्लेखित है। आइए हम देखते हैं अनुच्छेद 19 में। मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था, जो कि अब सिर्फ 6 है। इसमें 19A बोलने की स्वतंत्रता देता है। 19B शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। 19C संघ बनाने की स्वतंत्रता देता है। 19D देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता प्रदान करता है और 19E के अनुसार देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। 19F संपत्ति का अधिकार और 19G कोई भी व्यापार या जीविका चलाने की स्वतंत्रता। इसमें से प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 19A में ही निहित है। प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन 19A, जो कि बोलने की स्वतंत्रता है, उसी में निहित है। आगे हम देखते हैं अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसके तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। पहला, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी। दूसरा, अपराध करने के समय जो कानून है इसी के तहत सजा मिलेगी, न कि पहले और बाद में बनने वाले कानून के तहत। तीसरा है, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। आगे हम अनुच्छेद 21 देखते हैं, जिसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण उल्लेखित है। कहता है, किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 21 का क बताता है, राज्य में 16 से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करे, निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। राज्य जो है 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा, जो कि 46वां संशोधन 2002 के द्वारा प्रदान किया गया। अनुच्छेद 22 बताता है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया हो तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, जिसमें पहला है, हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। दूसरा, 24 घंटे के अंदर उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाना होगा। 24 घंटे का मतलब है आने जाने के समय को छोड़कर। तीसरा है, उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार। आगे हम देखते हैं अपना तीसरा अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 से 24 में निर्धारित है। अनुच्छेद 23 बताता है, मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। इसके द्वारा किसी व्यक्ति को खरीद बिक्री, बेगारी तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया गया है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध। अनुच्छेद 23 जो कि मानव के व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध दर्शाता है, इसके द्वारा किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री, बेगारी तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषेध ठहराया गया है। नोट में देखते हैं, जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। इसमें यह भी दिया हुआ है कि अगर जरूरत पड़ी तो राष्ट्रीय सेवा के लिए बाध्य किया जा सकता है, जो कि अभी तक जरूरत नहीं पड़ी है। अनुच्छेद 24 बताता है, बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखानों या खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। ये था हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 और 24 में है। अब चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है।
अनुच्छेद 25 बताता है अंतःकरण की ओर अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। अनुच्छेद 25 में दिया गया है कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। अनुच्छेद 26 जो कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता को बताता है। व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना व पोषण करने, विधि सम्मत संपत्ति के अर्जन, स्वामित्व व प्रशासन का अधिकार है। अनुच्छेद 27 बताता है राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है। अनुच्छेद 28 राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मोपदेश को वलात सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकता। ये अनुच्छेद 28 में बताया गया है। अब देखते हैं हमारा 5वां अधिकार जो कि संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार है। यह अनुच्छेद 29 से 30 में उल्लेखित है। अनुच्छेद 29 में बताता है अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण। कोई अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, जिसमें कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्था चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगा। आगे है हमारा अधिकार 6 जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये काफी महत्वपूर्ण अधिकार है। अनुच्छेद 32 में दर्शाया गया है। इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 यह बताता है या अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्रवाइयों द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह के रीट निकालने की शक्ति प्रदान की गई है। इसमें वो शक्तियां नीचे दी गई हैं। उसमें पहला शक्ति है बंदी प्रत्यक्षीकरण। यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंदर उपस्थित करे, जिससे न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार कर सके। दूसरा है परमादेश। परमादेश का लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर सकता। इस प्रकार के आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी किया जाता है। तीसरा है प्रतिषेध लेख। यह आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालयों तथा अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरणों को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है कि इस मामले में अपने यहाँ कार्रवाई न करे, क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। चौथा है उत्प्रेषण। इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पास लंबित मुकदमों के न्याय निर्णय के लिए उससे वरिष्ठ न्यायालय को भेजे। पांचवा है अधिकार पुच्छ लेख। जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उससे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है,
न्यायालय अधिकार पुच्छ के आदेश के द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस अधिकार से कार्य कर रहा है, और जब तक इस बात का संतोषजनक उत्तर नहीं देता वह कार्य नहीं कर सकता है। अब हम देखते हैं मौलिक अधिकार में संशोधन। कुछ बिंदु हैं मौलिक अधिकार के संशोधन से, उन्हें हम देख लेते हैं। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1976 के निर्णय से पूर्व दिए गए निर्णय में यह निर्धारित किया गया था कि संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है, जिसमें अनुच्छेद 368 और मूल अधिकार को शामिल किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद के निर्णय में अनुच्छेद 368 में निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से मूल अधिकार में संशोधन पर रोक लगा दी, यानी कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकता है। तब आगे 24वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधन किया गया तथा यह निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। चौथा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद के निर्णय में इस प्रकार के संशोधन को विधि मान्यता प्रदान की गई, यानी कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के निर्णय को निरस्त कर दिया गया। 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 368 में खंड 4 और 5 जोड़े गए तथा यह व्यवस्था की गई कि इस प्रकार किए गए संशोधन को किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। अगला है मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980। इसके निर्णय के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि संविधान के आधारभूत लक्षणों की रक्षा करने का अधिकार न्यायालय को है और न्यायालय इस आधार पर किसी भी संशोधन का पुनरावलोकन कर सकता है। इसके द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा की गई व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया गया। तो दोस्तों, ये था हमारा फंडामेंटल राइट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।